हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग। एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो साउंड की है, ध्वनि की है। तो हम देखेंगे कि ध्वनि होती क्या है, साउंड होता क्या है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती हैं तो ही साउंड निकलता है। जैसे ये बोर्ड है, मैंने इसके ऐसे ऐसे किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, मींस यहाँ के सेल क्या हुए, वाइब्रेट हुए। सेल्स जब वहां के ऑब्जेक्ट के सेल्स जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, हमारा साउंड क्रिएट होगा, ध्वनि क्रिएट होगी। और ध्वनि एक प्रकार की क्या है, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ऊर्जा का ही एक रूप है। साउंड इन प्रोड्यूसर ह्यूमन वॉइस। यदि ह्यूमन की बात करें, अपनी हम लोग बात करें, तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो ये वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ये वॉइस बॉक्स मतलब यहाँ पे क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है। और वोकल कॉर्ड क्या होती है, ऐसे वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो नंबर ऑफ वाइब्रेट करती हैं। ये हमारा ऐसे हमारी ये वोकल कॉर्ड होती हैं दोनों, ये दोनों वाइब्रेट करती हैं, दोनों वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने क्या किया, ब्रेन में कुछ सोचा कि हमको हमको बोलना है, तो ब्रेन में जैसे हमने सोचा तो हमको क्या कर दिया, अंदर से क्या कर दिए, हम सारी सेल्स, टिश्यूज, जो ऑर्गन्स हैं वो क्या कर दिए, प्रेशर लगाई। जब प्रेशर लगाई तो ये जो वोकल कॉर्ड होता है, जब प्रेशर लगाती है तो वोकल कॉर्ड होता है वो क्या करती है, वाइब्रेट करने लगती है। और जितना प्रेशर लगाती है उतनी वाइब्रेट करती है, तो उतनी तेज क्या होती है, साउंड बाहर निकलती है। हम जितना प्रेशर लगाते हैं, मींस ये कहने का मतलब कि हमको यदि साउंड को ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा, ज्यादा ध्वनि निकालनी होगी, तो हमको अंदर से प्रेशर क्या होने लगी, ज्यादा निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो वोकल कॉर्ड क्या होगा, ज्यादा बार वाइब्रेट होगा, नंबर ऑफ टाइम्स जो वाइब्रेशन की होगी वो बढ़ जाएगी और वॉइस हमारी बाहर निकलती है। वॉइस जैसे बाहर निकली तो यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। तो जैसे बाहर निकलेगी तो एक से यहाँ पे तमाम सेल्स हैं। बाहर जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत प्रकार के क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे उस सेल्स के पास पहुंची, वो सेल्स क्या कर लेगी, उसको ऊर्जा दे दी। वो सेल्स क्या कर दी, उसको अगले को पुश कर दिया, फिर वो अगले को पुश कर दिया, फिर अगले को पुश कर दिया। एक सीमित एनर्जी रहती है, पुश करते करते आगे करते साउंड कुछ दूर तक क्या होती है, चली जाती है। यही हमारी क्या हो, साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाती है। उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, पुश करती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है और साउंड वो आगे बढ़ती रहती है। साउंड फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड चलती है, साउंड ध्वनि ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वो तरंग के रूप में चलती है। ये तरंग के रूप में चलती है। गर्मियों के दिन होंगे आपके, यदि पोन्स तालाब होंगे, दोपहर में आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे तरंग क्या होती है, ऐसे ऐसे करके आपको दिखती है, वही तरंग है। उसी फॉर्म में साउंड क्या होती है, चलती रहती है। मीन्स हम साउंड समझे ये कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड साउंड। ह्यूमन बॉडी में हम समझिए वोकल कॉर्ड का साउंड उत्पन्न होती है। साउंड ऊर्जा का रूप है। साउंड क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप है। साउंड प्रोड्यूस होती है। हम देखेंगे कि साउंड कितने प्रकार का होता है। साउंड कितने प्रकार का होता है, अब हम देखेंगे वेव्स, तरंग। वेव्स जो होती है, जो साउंड ट्रैवल करती है, जो साउंड ट्रैवल करती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तरंग के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हम देखेंगे कि वेव्स वो कितने प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव्स मानी यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमएफ वेव बोलते हैं, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो ट्रैवल होती है ओनली वैक्यूम में ट्रैवल होती है। जो भी हमारी स्पेस में होती है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो क्या होती है, ट्रैवल्स होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, वेव ट्रैवल्स होती है, ठीक है। और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव्स, जो हमको इसको पढ़ना है, यांत्रिक तरंग। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ट्रैवल इन मीडियम। इसके ट्रैवल होने के लिए इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नॉट मीडियम, जरूरत नहीं है कि मीडियम है, मीडियम है, कोई मीडियम है कि नहीं है, इसकी कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में हो जाएगी। इसमें जरूरत है, माध्यम की जरूरत है, माध्यम की जरूरत है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स
ट्रैवल हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस में ही ट्रैवल हो सकती है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ये क्या होती है, जैसे कोई हमारी स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग ऐसे है, ठीक। जब इसको या तो हम पुश करें या हम पुल करें, पुश करें या पुल करें, पुश या पुल कुछ भी हम करें, तो जो इसमें डिस्टरबेंस आएगा, ये एक हम बांध दे किसी एक पॉइंट से, तो जो इसमें डिस्टरबेंस आएगा ठीक है, ये हो सकता है, ये डिस्टरबेंस आएगा। मींस ये कि ये हमारा ये क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। जब इसके पुश या पुल हमने किया, या तो क्या हो गया, ये रियर हो जाएगा, सॉरी ये कंप्रेस हो गया और ये रियर हो गया, ठीक है, रियर हो गया, फिर ये कंप्रेस हो गया और ये रियर हो गया। ये से कुछ हमको शेप बनेगा, रियर बनेगी, या तो बहुत पास हो जाता है, कहीं कहीं दूर दूर होता है, ठीक है। ये कंप्रेस और ये रियर हो गया। तो ये जब हुआ तो ये जो वेव्स होती हैं, ये जो वेव्स होंगी, ये जो तरंग ऐसे ऐसे होगी, ये तरंग वेव्स किससे चलेगी, पैरेलल चलेगी। हमारी वेव्स की जो मोशन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ट्रैवल्स की जो मोशन होगी पैरेलल होगी। और जो ये भी पार्टिकल्स हुआ, ये भी जो पार्टिकल्स, जो भी ए बी स्प्रिंग है, क्या ये ऊपर हुआ है, नहीं, ये इसका वेव तरंग तो आगे चलेगी, और स्प्रिंग भी पुश या पुल होगा, वो या तो इधर होगा या तो आगे होगा, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। वेव्स भी और पार्टिकल्स भी, पार्टिकल्स जो भी रहेगा, दोनों का जो मोशन होगा, दोनों का जो मोशन होगा क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा। ये कंप्रेस ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब ये पैरेलल होगा, उसका मोशंस, पार्टिकल्स का मोशन और वेव्स का जो मोशन होता है, बहुत ट्रैवल्स करती है, दोनों यदि पैरेलल हो गई तो हम उसको बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको हम देखेंगे, यदि हम पार्टिकल्स के फॉर्म में हम देखें, इसको हम पार्टिकल्स के फॉर्म में देखें, तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। यदि कंप्रेस हो गई तो कंप्रेस का क्या करेंगे, कंप्रेस, फिर ये कंप्रेस का, ये होगा कंप्रेस, ये रेयर, इसको हम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिर कंप्रेस, ये रेयर। इस फॉर्म में यदि हम पार्टिकल्स के फॉर्म में करें, इस पार्टिकल में पड़ेगी, फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारा जो हुआ लॉन्गिट्यूडिनल तरंग हो गया। अब ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ क्या होता है, अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ के लिए। अब है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मोर अबाउट द मीन पोजीशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जो वेव्स होगी उसके पार्टिकल्स का जो मीडियम का होगा, मोशन होगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यदि ये हमारा एक पॉइंट से हम किसी थ्रेड को या रोप को, या हमने क्या कर दिया, या तो हमने रोप ले लिया, या तो हम तो थ्रेड ले लिए, ठीक है, थ्रेड या रोप ले लिए, रस्सी ले लिए, ठीक है। तो उसको हम यदि सिंगल ऐसे हम लिए हुए हैं, रस्सी या थ्रेड लिए हुए हैं, एक 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 पॉइंट से हमने क्या कर दिया, उसको बांध दिया। अब बीच में फिंगर से क्या कर दिया, ऐसे टच कर दिया, ऐसे किया, तो उसमें जो डिस्टरबेंस आता है, डिस्टरबेंस आता है, वो इस प्रकार कुछ होता है, इस प्रकार का डिस्टरबेंस आएगा। यदि हम सिंगल उसको थ्रेड को ले लिए या रोप के ले लिए, सिंगल एक पॉइंट से हमने क्या कर दिया, उसको बांध दिया और उसको ऐसे डिस्टर्ब किया उसको, तो इस प्रकार के कुछ वेव्स बनती है। मींस ये कि ये तो आगे बढ़ेगी, वेव्स आगे बढ़ रही है, साथ साथ क्या हो रही है, पहले सिंपल ऐसी थी, ऐसे रोप था, ये जो डिस्टरबेंस हुई ऊपर गई,
फिर नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर्स, लंबवत है कि नहीं, है लंबवत है। इस पॉइंट से ये लंबवत है कि नहीं, इस पॉइंट से ये लंबवत है कि नहीं, ये मीन्स ये जो मोशंस चलेगी वो परपेंडिकुलर्स देन आगे, और परपेंडिकुलर्स लंबवत चलेगी देन आगे चलेगी। इस मोशन को, इस वेव्स को ही, चलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। जो एक दूसरे के मोशन आगे भी चले, वेव्स आगे भी चले और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी चले एक दूसरे के, तो हम बोलेंगे कि मोशन, वेव्स की मोशन जो हो रही है वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी। कौन सी वेव्स कहलाएंगी, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी। और जो एक दूसरे के पैरेलल में ही चल रही है, मोशन भी पैरेलल में चल रहा है और पार्टिकल्स की उसको पैरेलल में चल रही है, तो उसको बोलते थे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हम बोलेंगे कि यदि हम दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आगे पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमको बस मालूम है कि ओनली ट्रैवल इन वैक्यूम्स होती है, मीडियम में नहीं, वैक्यूम्स होती हैं। ये सॉलिड लिक्विड गैस में चलती है, तरंगे होती है जो स्पेस में भी कहीं भी ये मोशन कराना होता है, हमको वेव्स को भेजना होता है, साउंड को भेजना होता है, तो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, हम जो भी पैटर्न पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 9 के हिसाब से देख रहे हैं, क्लास 9 एनसीईआरटी क्लास 9, ठीक है, उसके हिसाब से हम सिलेबस को पुट कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें कि लाइट क्या है। लाइट की हम बात करें, जो हम लाइट देखते हैं, हम कहेंगे कि लाइट क्या है, इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, is travels in solid and liquid, not gases। क्या होगी लाइट, जो होगी लाइट को हम यदि बात करें, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स सॉलिड लिक्विड बट नॉट गैसेस। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव इस ट्रैवल सॉलिड लिक्विड, जो ट्रांसवर्स वेव होती है सॉलिड में ट्रैवल होगी, लिक्विड में होगी, गैसेस में नहीं होती है। और लाइट को पूछेगा लाइट कौन सी वेव्स है, तो हम बोलेंगे कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होती है सॉलिड में, लिक्विड में, नॉट ए गैस में। क्या होती है, नॉट ए गैस में होती है। और अब हम देखेंगे कि साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड की जो स्पीड, साउंड की जो यूनिट होती है, हम बोलेंगे साउंड, ध्वनि की यूनिट क्या होगी। तो ध्वनि की जो यूनिट होती है, साउंड की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। क्या होती है, डेसिबल। अब कैसे आया डेसिबल, डेसिबल को शॉर्ट फॉर्म में हम डीबी लिखते हैं। साउंड को जो यूनिट माने मात्रक होती है, मात्रक ध्वनि की वो डेसिबल होती है। और ये डेसिबल को शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखते हैं। डेसी माने होता है 10, डेसी माने होता है 10। ये डेसिबल मतलब बल बना है बेल से। अब बेल है ग्राहम बेल, साइंटिस्ट के नाम है ग्राहम बेल, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने साउंड के बारे में बताया था, साउंड को एक्सप्लेन किया था। उस साइंटिस्ट का नाम थे ग्राहम बेल नाम था। ग्राहम बेल के नाम पे ही क्या बना, ये डेसिबल बना। डेसी माने 10, बेल माने बेल, ये डेसिबल बना। साउंड की जो यूनिट बनी वो डेसिबल बनी। यदि हम साउंड की बात करें, यदि हम साउंड की स्पीड हम बोलते हैं इन एयर, तो हम बोलेंगे 332 मीटर पर सेकेंड एट ए 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, साउंड की जो स्पीड होती है इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही साउंड की स्पीड इन ड्राई प्लेस की बात करें, यदि हम 22 से लेकर 26 या 8 डिग्री के मेजर में हम बात करें, या 68 फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें,
तो वो हो जाती है 342 या 344 डिग्री, सॉरी 344 या 342 या 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कब की बात करें, साउंड का स्पीड ड्राई प्लेस है 22 डिग्रीज या 28 डिग्री के अराउंड में हम बात करते हैं, तो उसकी स्पीड जो है 332 या 334 हो जाती है। यदि देखिए 1 डिग्री यदि हम सेल्सियस को साउंड को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये क्या है, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज यदि टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0.66 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या होती है, हमारे साउंड की जो स्पीड होती है ट्रेवल होने की वो बढ़ जाती है। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो 0.66 डिग्री क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है। 2 डिग्री करें तो फिर उसके हिसाब से आगे क्या होती है, साउंड की स्पीड जो होती है हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। और हम दूसरे से बात करें साउंड की, साउंड की जो सबसे ज्यादा मूव्स करती है उस किस में करती है, सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड, देन गैस आती है। साउंड की जो ट्रेवल की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। सॉलिड में हम सबसे पहले हम बात करेंगे, सॉलिड में होता है एल्युमिनियम, सेकंड पे आएगा निकिल, सेकंड पे आएगा निकिल, थर्ड पे आता है स्टील। हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा किस में जाती है, तो सॉलिड में ट्रेवल, साउंड मूव करती है, ट्रेवल करती है। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। सॉलिड में भी सबसे ज्यादा किस में आती है, तो एल्युमिनियम में, देन निकिल में, देन स्टील में आता है। यदि हम लिक्विड की बात करें तो जो समुद्री जल होता है, सी समुद्र का जल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। समुद्र की जो जल होती है समुद्री, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। उसके बाद गैसेस, गैसेस में सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद हमारा हीलियम आएगा, देन इसके बाद एयर आता है। यदि हम बात गैस में ट्रेवल करती है, गैसेस में ट्रेवल करती है साउंड, तो सबसे ज्यादा किसमें, हाइड्रोजन में, उसके बाद किसमें स्पीड होती है उसकी, हीलियम में, देन एयर्स में होती है, देन उसकी स्पीड क्या होती है, एयर में होती है। ठीक है, एयर में होती है। और जो स्पीड, यदि हम जब स्पीड, साउंड की स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की यदि हम साउंड की स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की साउंड की स्पीड से ज्यादा उसकी किसी ऑब्जेक्ट की हो रही है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। वो उसी को ही सोनिक बूम्स भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आप देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि हियरिंग रेंज क्या आता है या ऑडिबल साउंड क्या होती है। हियरिंग रेंज या ऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि, वह ध्वनि जिसकी रेंज, हमारी जो ईयर होती है, ईयर्स हमारी, जिस वह रेंज, फ्रीक्वेंसी का वह रेंज जिसको हमारे ईयर क्या करें, सुन सकें, इजिली सुन सकें, दैट इज कॉल्ड हियरिंग रेंज। वो रेंज, हियरिंग रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को, 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को ही हमारी ईयर्स क्या होती है, इजिली उस साउंड को सुन सकती है। उससे यदि कम हो, कम यदि मैं ऐसे बोलूं, बोल तो रहा हूं तो सुनाई नहीं दे रही है, मतलब वो जो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से क्या है, ज्यादा है, और 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है, क्या है, 20 हर्ट्ज से कम, यदि सुनो तो नहीं सुनाई देगा। मींस ये कि 20 हर्ट्ज से क्या वो कम है, इसलिए सुनाई नहीं देगा। और यदि हम बहुत तेज आवाज चलती है, आपको डीजे चलता है, गाने चलते हैं, गाने आपको पता नहीं लगते, काफी तेज कर दे साउंड को, तो क्या करते हैं, 20 हर्ट्ज से ज्यादा तो सुनाई हमको नहीं देता को, तो उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया, इसलिए हमको सुनाई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसमें साउंड आ रही है। तो हियरिंग रेंज की यही है, ये ऑडिबल साउंड बोलेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और इनऑडिबल साउंड, वह साउंड जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, या तो उससे कम है या 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जिसको हम सुन नहीं पाते हैं, वो साउंड को इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। इनऑडिबल साउंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक अपश्रव्य, दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। इंफ्रासोनिक में अपश्रव्य मतलब जो लेस देन हो 20 हर्ट्ज से, क्या 20 हर्ट्ज से क्या हो, लेस देन हो, उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स।
इसकी वेव्स में साउंड कितनी होती है? एलिफेंट की होती है, पीकॉक की होती है, पीकॉक की होती है। इसमें हम बात करेंगे बैट्स, चमगादड़, डॉग, ठीक है, डॉग्स की हो जाएगी, इंसेक्ट के हो जाएंगे, डॉल्फिन हो जाएगा। इन सब की जो प्रश्रव्य साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। बर्ड्स की, डोंकी, इंसेक्ट की एंड डॉल्फिन की एंड एलिफेंट, पीकॉक की 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये हमारे हियरिंग रेंज ऑडिबल एंड इनऑडिबल्स क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट किसकी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर देख लीजिए, मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? मैक नंबर। मतलब ये नहीं क्या बोलेंगे? मैक नंबर। क्या बोलेंगे? मैक नंबर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड के यदि हम रेशियो निकालते हैं उसका कहलाता है हमारा मैक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक नंबर कहलाता है। मैक नंबर, ठीक है, मैक नंबर कहलाता है। अब मैक नंबर क्या है? मैक नंबर यदि 1.0 के इक्वल आ रहा है उसको हम ट्रांससोनिक वेव्स बोलते हैं। ट्रांससोनिक वेव्स यदि हमको मैक नंबर 1.0 के इक्वल आ रहा है, मैक नंबर बताया था आपको, रेशियो होता है ऑब्जेक्ट का रेशियो एंड साउंड का रेशियो, ट्रांससोनिक वेव्स बोलेंगे। और मैक नंबर क्या हो रहा है? यदि ग्रेटर आ रहा है 1 से तो सुपरसोनिक वेव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक वेव्स। और मैक नंबर 5.0 से ऊपर आ रहा है तो हाइपरसोनिक वेव्स बोलेंगे। 5.0 से रेशियो यदि 5.0 से भी ऊपर आ गया तो हम बोलेंगे कि हाइपरसोनिक वेव्स हैं, ठीक है। और कुछ रेंज बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। जो रेंज होती है वुमेन की, जो रेंज होती है 64 से लेकर 23,000 तक होती है। डॉग की जो होती है वो 67 से लेकर 45,000 हर्ट्ज की रेंज में होती है। कैट की बताए 45 से लेकर 64,000 के अंडर में होती है। बैट्स, चमगादड़ की 2000 से लेकर 11,000 तक होती है। 1,10,000 के राउंड में क्या होती है? इसका रेंज होता है, सबसे ज्यादा रेंज होती है इसकी 1,10,000, 2,000 एंड 1,10,000 के अंडर में क्या होती है? बैट्स की होती है। और एलिफेंट की होती है वो 15 से लेकर 12,000 के अंडर में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैक नंबर, यदि हम मैक नंबर 1.0 से मैक नंबर यदि हमारा जो रेशियो आए वो 1.0 से अधिक आए तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक वेव्स, या उसी को सोनिक बूम भी बोला जाता है। इसको सोनिक बूम भी बोला जाता है, सोनिक बूम भी बोला जाता है, सोनिक बूम, सोनिक बूम भी बोला जाता है, सोनिक बूम भी बोला जाता है। वह साउंड जिसके रेशियो साउंड की वेव से क्या हो जाए? वेव्स ऑब्जेक्ट का, वह ऑब्जेक्ट जिसका साउंड के वेव से ज्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक वेव्स, या सोनिक बूम भी बोला जाएगा, सोनिक बूम कहलाएगा। वो किसकी आवाज को होती है? प्लेन एंड जेट जो चलती है उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो साउंड होती है उस ऑब्जेक्ट की, उसको साउंड से ऑब्जेक्ट से क्या होती है? ज्यादा होती है, उसकी सोनिक बूम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसके साउंड से ही यदि प्लेन कहीं से वो गुजरी, जेट कहीं से गुजर रही है और उसके आसपास जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको जो विंडोज में कांच लगी हुई है, उन सब विंडो में कांच लगाए गए हैं, तो कांच क्या होता है? चटक जाते हैं। कारण क्या होता है? साउंड एक फॉर्म की क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। उस साउंड के कारण, साउंड के तेज होने के कारण रेशियो जब ज्यादा हो जाएगा सोनिक बूम कहलाता है। तो साउंड के जब क्या हो जाएगा? रेशियो साउंड की स्पीड से क्या ज्यादा हो जाती है और उससे क्रॉस होकर निकलता है, कि उसके कारण ये क्या होती है? कांच की जो विंडोज होती है क्या चटक जाती है, ठीक है, क्या होती है? चटक जाती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अब हम देखेंगे वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, टाइम पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, समय अंतराल, एम्पलीट्यूड्स। अब हम देखेंगे क्या होती है। जैसे हमने वेव्स का स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक, या आप एक पेंडुलम भी बना दीजिए, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशंस, टू कंजेक्टिव कंप्रेशन, कंजेक्टिव मतलब क्रमांगत, कंजेक्टिव मतलब क्रमांगत, मतलब ये कंप्रेशन या इस कंप्रेशन की बात की जाए, ये फर्स्ट ऊपर वाले, तो ऊपर वाले को देखेंगे, या इसकी बात की जाए और इसकी बात की जाए, इसके बीच के डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं वेवलेंथ। दो कंप्रेशंस, पॉजिटिव बोलो चाहे निगेटिव बोलो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को, चाहे इसको हम ही बोल सकते हैं, इसके डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, लेम्डा बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशंस, इट इज रिप्रेजेंट लेम्डा, इसको हम लेम्डा से लिखेंगे। और इसको यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है यूनिट, मीटर्स। क्या होगी यूनिट इसकी, मीटर्स। एंड आता है एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, जो भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होता है ये, चाहे इसकी बात करें पॉजिटिव वाले में बात कर ले, चाहे निगेटिव वाले में बात कर ले, ये हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। चाहे इसकी भी बात करो यही एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा, ये सेम ही होगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है क्या कहलाता है हमारा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एम्पलीट्यूड्स। और एम्पलीट्यूड का जो यूनिट होता है SI यूनिट मीटर होता है। जैसे ये यदि ये पेंडुलम है, पेंडुलम एक साइड जाता है, या आपका झूला होता है, अब झूलते हैं तो वो एक बार ये मिडिल में बीच में रहता है, उसके बाद हमने किसी एक साइड को मैक्सिमम जाता है, तो किसी एक साइड इधर, अच्छा दूसरे साइड मैक्सिमम जाना है, क्या कहलाता है हमारा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक। उसके बाद अब आता है हमारा टाइम पीरियड्स, टाइम्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशंस। वन ऑक्सीलेशन में देखो, वन ऑक्सीलेशन कैसे होगा, यहां देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से यहां पे गया, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीलेशन। और इसके बाद ये क्या है, निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर वन ऑक्सीलेशन बनता है। वन ऑक्सीलेशन का मतलब है एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव को मिलाएंगे तो वन ऑक्सीलेशन होगा। मतलब ये वाला पूरा पार्ट्स यहां तक आ गए, फिर यहां से क्या गए, इस पॉइंट तक आ गए, वन ऑक्सीलेशन। या यहां से बात करें, यहां से आ गए ए, और फिर यहां तक, ये क्या है, एक ऑक्सीलेशन। कितने ऑक्सीलेशन है, एक एंड एक दो। तो एक ऑक्सीलेशन में, एक ऑक्सीलेशन लेने में जितना टाइम लगता है उसको ही बोलते हैं टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम ही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे ये हमारा पेंडुलम है, ये बोब है, ये बोब बोलते हैं इसको। इस बोब को क्या हो गया, इधर मैक्सिमम गया, मैक्सिमम का एम्पलीट्यूड, फिर एक बार आया, फिर इधर मैक्सिमम गया, फिर आया, क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन। दोबारा देखिए, सबसे पहले यदि बोब है, मिडिल में है, मिडिल में एक मैक्सिमम जाना, मैक्सिमम से फिर आना, फिर जाना, और फिर एक बार आना उसी पाथ पे, बीच में एक ऑक्सीलेशन कहलाता है। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड्स। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। एक सेकेंड में हमने टाइम ले लिया, देखिए एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोले। लेकिन एक सेकेंड की बात हो रही है, टाइम की बात होगी, एक सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन होगा, जितना ऑक्सीलेशन होगा, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेट होंगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक सेकेंड में कोई नीडल्स है, कोई सुई है, कोई समथिंग है, एक सेकेंड में 5 बार क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, 5 बार वाइब्रेट हो रही है, मींस क्या हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
एक सेकेंड में कंप्लीट जितनी हम ऑक्सीलेशन होंगी या वाइब्रेट होंगी, यदि वाइब्रेट की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ इक्वल टू, देखो एक सेकेंड में कितना, जितना एक सेकेंड में हम कंप्लीट करेगा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक सेकेंड में कितना होगा टी, तो हम फ्रीक्वेंसी एफ बराबर कितना होगा 1/t। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होता है 1/t। टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। एफ क्या हमारा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। क्या हो गया, आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेलोसिटी। क्या आता है हमारा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, डेफिनेशन से लिख लीजिएगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी हमने कंप्लीट, हमारा क्या होगा, यदि हम फ्रीक्वेंसी क्या बताए, टी सेकेंड में क्या होता है 1 ऑक्सीलेशन होता है, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में होगी वो 1/t होगी। मैंने जो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 1/t आ गई, तो फ्रीक्वेंसी हमारा 1/t आपको क्लियर हो चुका था। सेकेंड हम ये देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, यही होती थी। चाहे वेलोसिटी कह लो चाहे स्पीड कह लो, हम तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो स्पीड कह लेंगे। वेलोसिटी स्पीड के फॉर्म में होती है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितना, हम बोले कि ये ऑक्सीलेशन हो रही है, तो इस और ये दो कंजेटिव कंप्रेशंस को बीच के डिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेमडा होती है। तो हमारा डिस्टेंस की बात कितनी हुई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लेमडा। कंजेटिव कंप्रेशन की बात करेंगे, यहां डिस्टेंस कंप्रेशन की होगी लेमडा होगी। टाइम टेकन मतलब टी, ठीक है। स्पीड मतलब वेलोसिटी स्मॉल v, क्या हो गया लेमडा बाई टी, यह आ गया लेमडा बाई टी। अब एफ बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/t। एक सेकेंड में चली गई, एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऑक्सीलेशंस क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक सेकेंड में टी हो रहा है तो टी सेकेंड में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/t। तो अब हमारा एफ की जगह पे 1/t, इसको हम लिख सकते हैं v लिम्डा इंटू 1/t, है ना। 1 किसी में मल्टीप्लाई होता है 1/t हो गया। अब 1/t के वेयर 1/t इक्वल टू हमने क्या है फ्रीक्वेंसी f, तो हमने क्या रख दिया 1/t की जगह पे f। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा एफ, वेलोसिटी इज लेमडा एफ। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टाइम पीरियड है किसी चीज का, ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी बताओ। ये देखिए ये हमारा क्या इनवर्स में है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्स में है। मींस ये यदि हम इसको कम करेंगे, टाइम पीरियड को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। जो टाइम पीरियड को हम घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जो भी हमारा ऑक्सीलेशन जो कंप्लीट हो रहा है उसके बाद कोई ऑक्सीलेशन 5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो यदि उस 5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 4 है, उसको सेकंड कर दिए 2 सेकंड में कर दिए, तो क्या कर दिए उसको और कम कर दिए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे इसको घटाएंगे टाइम पीरियड को तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और इसको बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और सेकंड हमारा क्या हो गया, v इक्वल टू लेमडा बाई टी, या ये v इक्वल टू क्या होगा लेमडा एफ, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो गया। ये टाइम वेलोसिटी वेवलेंथ डिस्टेंस एंड टाइम के फॉर्म में, यहाँ पे डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी हम पढ़ेंगे। यदि फ्रीक्वेंसी ले रही है तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमारा ये आ गया। अब लिख लेंगे v क्या हमारा यहाँ वेलोसिटी है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, एफ क्या हमारा फ्रीक्वेंसी, और टी हमारा टाइम पीरियड है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। और ये फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, और वेवलेंथ का हमको पता है मीटर होता है, इसका मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है,
हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखें इको। इको प्रतिध्वनि क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। इको क्या होता है? प्रतिध्वनि क्या होती है? जब हम किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, ठीक है, वहां रोक चट्टान बड़े बड़े होते हैं, या खुला स्थान जहां पे हो, खुला हो और आगे क्या है, लंबी लंबी बिल्डिंगे हैं, वहां पे यदि हम अपने साउंड को निकालते हैं तेजी में, लाउडली साउंड करते हैं, लाउड साउंड करते हैं, आवाज को बढ़ाकर बोलते हैं, तो साउंड बोलने के कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद दोबारा वही ध्वनि क्या होती है? परावर्तित होकर उस दीवालों से, उस रॉक्स के, उस चट्टानों से, उस पहाड़ों से टकराने के बाद दोबारा आती है। उसको ये क्या होती है? पराध्वनि कहलाती है। कि हम जैसे खुले में बोलते हैं, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगे होती हैं या पहाड़े, रोक चट्टान है, वहां पर हम खूब तेज बोलते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि आवाज फिर दोबारा हम बोलने के बाद दोबारा आवाज फ्यू सेकंड बाद सुनाई देती है, सेम आवाज, तो वो क्या कहलाती है? इको कहलाती है, पराध्वनि कहलाती है। ये फ्यू सेकेंड, ये जो हमारे दिमाग में ब्रेन के पास जो रहता है, ब्रेन के पास जो टाइमिंग होती है 0.1 सेकंड के लिए क्या होती है? रुकती है। वो 0.1 सेकंड के पास, ब्रेन के पास, ये हमारे पास मेजरमेंट और सेंस करने के लिए, सेंसिंग पावर में हमारा कितना होती है? 0.1 सेकंड तक सुनाई देती है। तो वही टकराने के बाद जो आवाज दोबारा हमको सुनाई देती है कुछ सेकंड बाद, उसको ही पराध्वनि बोलते हैं, और हमारे ब्रेन को 0.1 सेकंड तक रहती है। इसकी यदि हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमने वेलोसिटी बड़ा डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम बोला, तो इसमें क्या होती है? मान लीजिए यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है, कुछ ये चमगादड़ी है, वो बोलता है ना, तो उसकी साउंड क्या होती है? तेज। वो जब बोलता है ना, तो आवाज बोलने के बाद, टकराने के बाद दोबारा भी आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है, उसके बाद दोबारा भी सुनाई देती है। क्यों जाता है? मान लो कि यहाँ पे ये साउंड एक बार यहाँ पे गई, टकरा गई, वो चट्टान से, रोक से, जल से, किसी न किसी से क्या होते हैं? मीडियम से टकराती है, टकराने के बाद फिर दोबारा आती है। तो जाने के लिए डिस्टेंस d, फिर आया, ये गया तो डिस्टेंस d, फिर आया तो डिस्टेंस d, टोटल d की डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। इन 2d को जाने में और आने में जो टाइम लगा हमारा t। तो इसकी वेलोसिटी यदि हम निकालनी है, यदि क्वेश्चंस आता है, सिंपल क्वेश्चंस आएगा, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, v = λ/t या λ/f, फ्रीक्वेंसी टाइम में है तो। लेकिन यदि हमको इको को क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आवाज जा रही है किसी दीवार से ही, मान लो किसी पहाड़ से, रोक से टकराने के बाद जो स्पीड आ रही है, वो टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड या 5 सेकेंड, तो बताओ कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम वहां केवल d नहीं लेंगे, हमको लेना पड़ेगा लैम्डा नहीं लेंगे, वहां पर हमको लेना 2d/t। जैसे मान लो कि हम किसी की स्पीड जो दे रखी है वो 34 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, हमारे ब्रेन को सेंस करती है वो टाइम आने में 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहले इसको हम टाइम को उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। v = क्या होगा? 2d, क्या हो जाएगा? v 2d/t, ठीक है। तो अब इसमें हमको डिस्टेंस बताना है कि d कितना होगा। तो देखिए इसमें हम डिवाइड कर दिए, क्या आ गया? 2d बराबर हो गया v × t। ये हमारे क्या दे रखा था? ये वेलोसिटी दे रखी है 344 मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी, बताए हैं। टेम्परेचर पे ये टाइम सेंस करने में t दे रखा, तो बताना कि डिस्टेंस कितना दूर है, कितने दूर से टकरा करके वो आई हुई है। तो हम 2d क्यों लिए? क्योंकि वो साउंड एक बार गई है, तो केवल वहां की स्पीड नहीं बता रही है कि वहां हमको पता नहीं कितने दूर पे टकराई है। वो साउंड गई, जिस ऑब्जेक्ट से यहां चली, और ये ऑब्जेक्ट है यहां तो गई, पहले टकराई, टकराने के बाद फिर आई, तब तो हमको सेंस हुआ, इसलिए हम 2d लिखते हैं। तो गई, तो 2d बराबर क्या हो गया? ये v बराबर वेलोसिटी दे रखा है 344 × 0.01, ठीक है। और d बराबर क्या हो जाएगा? ये 344 0.1, ये 2 मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 344.4/2, ये 2 से इसको डिवाइड करें क्या आ जाएगा? 17.2 डिस्टेंस आ जाएगा मीटर, ठीक है। इतने मीटर पे क्या हो गई? साउंड जाकर हम जो भी बोले हैं वो टकराई है, ठीक है। ऐसे हम इसको क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है। और यदि रिवरेशन क्या कहलाता है, अनुरणन क्या कहलाता है, रिवरेशन क्या कहलाता है, जब हम देखेंगे ना बहुत बड़ा हॉल होता है, वो हॉल है, उसमें हम जब बोलते हैं ना, बहुत बड़ा हॉल है, और हॉल क्या हुआ है? खुला हुआ है, मींस सॉरी बंद है, और उसके किनारे कोई कैटल नहीं लगे हुए, मतलब ना जो दीवार है, वो दीवार के किनारे पे ना फाइबर लगा हुआ है, ना कांच लगी हुई है, ना कोई हमारा कैटल्स लगे, पर्दे लगे हुए, जब कुछ नहीं, पूरा खाली है, भरा नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम हॉल खाली है, अभी नया नया बना हुआ है। उस हॉल में यदि हम बोलते हैं
हम खूब तेज बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, तो आवाज क्या होती है हमारी, एक बार से दो बार, कई बार तक, कुछ देर तक आवाज आती रहती है। जैसे हमने बोला तो बोले तो एक बार जाकर जैसे बोला उसमें, तो कोई भी कैटल्स, पर्दा या कुछ और भी चीजें उस हॉल में नहीं होती हैं। और जब नहीं होंगी तो आवाज जैसे ही हम बोलेंगे वो वॉल्स के पास जाएंगी, दीवार के पास जाएंगी, और जाने के बाद क्या होगी, वो टकराएंगी, और टकराने के बाद एक वॉल्स में टकराई, देन आवाज रिटर्न होकर दोबारा आई, इको बना, एक बार गई फिर टकराई, फिर आगे क्या होता है, दूसरे दीवार में टकराती है, दूसरे में टकराएगी, फिर अगर तीसरे में टकरा जाती है, तीसरे में से फिर दोबारा टकरा जाती है। ऐसे करके जैसे हम बोलते हैं तो फिर टकराती है, फिर आवाज आती है, फिर टकराती है, तो थोड़ी जैसे टकराएगी फर्स्ट टाइम में तो उसकी क्या होगी, एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, तो फिर कम होगा, फिर अगले टाइम टकराएगी फिर कम होगा, फिर अगले टाइम टकराएगी फिर कम होगा, तो 3 4 5 बार के बाद क्या होती है, आवाज वो धीरे 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 स्लो होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, बड़े हॉल में हम बोलते हैं तो ज्यादा गूंजती है, और उसी में हम सामान रख लें और सामान थोड़ा भरा हुआ है उसमें, वो हॉल में हम क्या कहते हैं, रूम में, जैसे रूम में क्यों नहीं आती है, तो रूम क्या होता है, सामानों से, चीजों से क्या होता है, भरा होता है, तो उसमें साउंड टकराने की ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट टकरा जाती है। यदि वॉल से टकराए, क्योंकि वॉल ज्यादा सॉलिड होता है, उससे टकराने के बाद क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस ज्यादा होती है। इसलिए क्या होती है, जैसे हॉल में हम बोलते हैं तो आवाज क्या होती है, गूंजने लगती है, विब्रेशन होने लगता है। जैसे उसमें हम बोलेंगे, एक दीवार से दूसरे में कराए, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में से आवाज चौथे में चली गई, और आवाज फिर दोबारा हम बोलते हैं फिर वो टकरा जाती है। जैसे अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, टकरा के उसके बाद साउंड खत्म नहीं हुई, तो हम दोबारा बोल दिए, फिर वो टकराती रहेगी, बार 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 उस हॉल्स में, दीवार हॉल्स में टकराती रहती है, तो आवाज क्या होता है, गूंजने लगता है। तो वो यही कारण होता है, दीवार को टकराकर रिटर्न दोबारा होना, रिफ्लेक्टेड होना, उसका ही रिफ्लेक्टेड होना, ध्वनि क्या होती है, परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड होती है लग रहा का, तो वही हमारा क्या बनता है, गूंजना बोलता है, अनुरणन बोलता है, या रिविब्रेशन बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं गूंजना। आवाज क्या रही है, गुज रही है, ठीक है। तो ये चीजें है साउंड में। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पीच क्या होती है, पीच या श्रिलनेस होती है। पीच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। पीच डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी, जब भी हम फ्रीक्वेंसी होती है, ऑक्सीलेशन होता है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में हो रही है, वो पीच पे डिपेंड करता है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दी हायर विल बी पीच। यदि फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा हो, तो पीच क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। यदि फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमारी पीच भी क्या होगी, कम होगी। लो पीच साउंड हैज बीन लो फ्रीक्वेंसी एंड हायर पिच साउंड इज ए हायर फ्रीक्वेंसी। मींस ये यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो कम लो पिच होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा। अब ये मींस ये कि जैसे ये है, ये हमारा इसमें कितने 1 and 2 ऑक्सीलेशन कितना हुआ, एक और एक, यहां तक में इतने डिस्टेंस में हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हुई, तो इसकी पिच भी क्या होगी हमारी, यदि 2 हो रही है, 2 हो रही है, तो ये पिच क्या है, ये हमारा मैक्सिमम, ये हमारी पिच हुई, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये ले रहा है, तो हमारी पिच हुई है ज्यादा। यदि इसको हम लो पिच में हम लोग दिखाएं, यदि मान लो यहां एरिया है लो पिच में, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी साउंड तो हायर एनर्जी होगी। अब देखिए इसमें पिच क्या होगी, इतने हम डिस्टेंस लिए, तो इसमें क्या हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, या एक ऑक्सीलेशन हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये कंप्लीट 2 ऑक्सीलेशन। यदि हम इसको कितने ये डिस्टेंस इतना है, इतने कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी, 3 हो गई, मतलब पिच भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, मतलब यह और ऐसे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स ये कि यदि आप इसी फ्रीक्वेंसी को ऐसे हम मूव करते हैं, ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमकी बढ़ती कैसे है, तो पिच कैसे बढ़ता है, जैसे ये हुआ, और इसी को देख लीजिए कि यदि ये फ्रीक्वेंसी ऐसे मूव करे, तो ये जब ये फ्रीक्वेंसी इतने पे घूम रही है, तो कितनी बार, दो बार क्या होगा हमारा ऑक्सीलेशन होगा, इसका इतने में 2 बार ऑक्सीलेशन हो गया, यहां से गई यहां पे, और यहां पे गई, यहां पे कंप्लीट हुई, तो कितनी ऑक्सीलेशन हुआ, 2। मतलब जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इतने ही डिस्टेंस में 2 बार हो गई फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पिच भी क्या हो गई, ये पिच हाईएस्ट पोजीशन ये क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ये देखिए, यदि इतने ही डिस्टेंस में हम ऐसे कर ले, ठीक है, ये कर ले, क्या होगा, इतने डिस्टेंस में हमने क्या कर दिया, इतने कर लिया। मींस ये कि इतने डिस्टेंस थी, इतने डिस्टेंस था, जिसमें फ्रीक्वेंसी की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 बार, 4 टाइम फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 हो गई, तो हमारे पिच भी क्या हो गई, हाई हो गई। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच घटेगी। वही श्रिलनेस भी होती है, मेल और फीमेल का साउंड भी पिच पे डिपेंड करता है, पिच पे क्या होता है, डिपेंड करता है, मेल और फीमेल के भी साउंड भी।
उसके बाद आते हैं टोन। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। यदि जो भी हम साउंड बोलते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल एक ही फ्रीक्वेंसी पे हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, दैट इज कॉल्ड टोन। टोन नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ये किसी आदमी का ये टोन है, ये टोन उसका टोन ही है, ये चेंज नहीं होने वाला है। मतलब उसको जो फ्रीक्वेंसी अभी तक लॉन्ग टाइम तक यूज किया वो फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है उसकी सेट हो चुकी है। वो कुछ भी बोलेगा, कैसे भी करके बोलेगा और टोन निकल के आएगा जो फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया है बॉडी में, साउंड में जो वोकल कॉर्ड सेट हो चुकी है, वही फ्रीक्वेंसी पे वो कुछ भी बोलेगा, दैट इज कॉल्ड टोन। वो जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को ही टोन बोलते हैं। उस सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, वो टोन कहलाता है। सेकंड क्या आता है हमारा नोट। साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू मैक्सिमम सेवरल फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारा साउंड निकलेगा, जो भी हमारा साउंड निकल रहा है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे निकल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नोट। दिस इज कॉल्ड नोट। इज एंड इज ए प्लेजेंट लिसनिंग टू। इसको हम प्लेजेंट लिसनिंग बोलते हैं। प्लेजेंट लिसनिंग मींस ये कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे होता है, डिफरेंट, देखो सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड टोन। यदि हम किसी को आपको बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, आपके ईयर्स को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड, उसको प्रेजेंट लिसन बोलते हैं। मींस ये कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको कोई चीज आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो वो प्लेजेंट साउंड होगी। प्लेजेंट मतलब आपकी जो ईयर्स होंगी वो आपको क्या करेंगी, सुनने लायक होगी, उस कंफर्टेबल में होगी। प्लेजेंट साउंड मतलब कंफर्टेबल ईयर्स होंगी जो उस साउंड को इजीली सुन सकती हैं, ठीक, इजीली सुन सकती है, तो उसको प्लेजेंट साउंड बोलते हैं। वैसे ही म्यूजिकल्स जो साउंड होता है, म्यूजिकल्स जो हम म्यूजिक सुनते हैं वो कौन साउंड आएगा, बोलेंगे म्यूजिक हम सुनते हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी, वो डिफरेंट वाली फ्रीक्वेंसी है, वो सेवरल फ्रीक्वेंसी है। जो साउंड हम म्यूजिक गाना सुनते हैं वो क्या सेवरल फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं, इसलिए हमारी ईयर्स को क्या होती हैं, ईयर्स को अच्छी लगती है, कानों को अच्छी लगती है, उसको प्लेजेंट साउंड बोलते हैं। तो म्यूजिकल साउंड जो होगा प्लेजेंट साउंड में आएगा, इसलिए हमारे अच्छी लगती है। जो ट्यून होता है, जो हम बोलते हैं, जो सेट फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, वो अच्छी नहीं लग सकती है। दूसरा नॉइज हो गया। नॉइज क्या होता है, जो नॉइज मतलब नॉइज होता है जो हम साउंड बोलते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, टोन वाली फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। किसी ने एक बोला, फिर किसी ने और बोला, या बार बार वो बोल रहा है एक टोन फ्रीक्वेंसी पे, एक ही टोन पे बोले जा रहा है, एक ही टोन पर, भले डिफरेंट लोग भी बोले, एक साथ डिफरेंट लोग भी आपको बोल रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, टोन पर्टिकुलर एक एक टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी है। वो जो ईयर्स को क्या अनवांटेड लगे, जो ईयर्स को, हमारे कानों को अनवांटेड लगे, जो इफेक्ट करे, इजली वो कान एक्सेप्ट ना करे, उसको ही बोलते हैं नॉइज, उसको ही बोलते हैं हम नॉइज, ठीक है। तो म्यूजिकल साउंड भी प्लेजेंट ईयर होगी, नॉइज होगी, पिच बढ़ेगी, साउंड बढ़ेगा। ऐसे क्या होती है, पिच फीमेल में क्या होती है कम और मेल में क्या होती है ज्यादा, इसलिए मेल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए साउंड क्या, देखो मेल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए साउंड क्या होता है तेज में निकलता है, फीमेल से ज्यादा तेज में निकलता है। और फीमेल की क्या होती है, जो पिच क्या होती है कम होती है, कम होने का मतलब कम होगी, मतलब पिच क्या होगी उनकी, हाँ पिच क्या होगी कम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है कम होती है, वो मधुर बोलती है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल क्या बोलती है, मधुर बोलती है, स्वीट बोलती है, तो उसको क्या होता है हमारा वो जो पिच होती है वो हमारी क्या होती है कम होती है। जब कम होगी तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की संख्या कम होगी, इसलिए उनका साउंड क्या ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, ज्यादा दूर नहीं बोल पाती है, क्योंकि उनका पिच कम होता है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए आवाज भी क्या होती है मधुर होती है। और मेल में क्या होता है, पिच की संख्या, पिच क्या होती है ज्यादा होती है, मींस ये कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर सकते हैं, तो ज्यादा करेंगे साउंड भी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका साउंड की यूज क्या क्या है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ साउंड, जो ध्वनि का यूज है वो कहां कहां ध्वनि का हम यूज करते हैं। एक तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सोनार। सोनार मतलब साउंड ऑफ नेविगेशंस एंड रेंजिंग, ठीक है। जैसे हमको सी समुद्र है, तो समुद्र की डेप्थ गहराई नापने में, डेप्थ नापने में, यदि समुद्र है, सी है, या रिवर्स भी है, या कोई पॉइंट भी है, किसी का हमको गहराई नापना है तो पॉइंट को इजीली नाप लेते हैं सी, समुद्र की गहराई नापने में, ठीक है। रिवर्स की यदि हमको डेप्थ गहराई नापनी है, मेजर करनी है, तो हम इसको सोनार जो हमारी वेव्स होती हैं, इस वेव्स को, तरंग को क्या करते हैं साउंड के रूप में हम भेजते हैं। अब भेजने के बाद क्या करती है वो डेप्थ तक जाती है, उसके सरफेस तक जाएंगी और टकराने के बाद फिर
आएंगी तो हम उसको टकरा देंगे, कितने पे जाकर टकराई हम उससे पता कर सकते हैं कि उसकी उस सी की समुद्र की गहराई कितनी है। तो हम गहराई नापते हैं। एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो रेंजिंग होगी। अब नेविगेशन, कोई भी नेविगेशन मतलब ये कि यदि शिप चलती है, शिप जब इसका यूज सबमरीन में, सबमरीन मतलब पानी के अंदर, सबमरीन मतलब पानी के अंदर जो शिप चलती हैं, जहाजें चलती हैं, जो ट्रांसपोर्ट के काम करती हैं एक देश से लेकर दूसरे देश तक, यूरोप तक जाकर। पहले जो भी ट्रांसपोर्टेशन थे, जो सबसे ज्यादा आज भी सबमरीन में भी है, सबमरीन ही करती है, शिप करती हैं। तो उसमें जो नेविगेशन होती है, जो हमारा पर्टिकुलर लोकेशन होता है, उसको लोकेशन को बताने में, एक तो लोकेशन बताने में, लोकेशन भी बताएगी, और लोकेशन के बीच में हमारा रॉक्स आ रही है या स्टोन आ रहा है या कोई डिफरेंट चीज और आ रही है, ठीक है। जैसे ये शिप है, शिप क्या हो रही है, समुद्र में चल रही है, तो चलने के साथ साथ उसके रास्ते में चट्टान आ सकती है, रॉक्स आ सकती हैं, स्टोन पत्थर आ सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट आ सकता है, कुछ भी रास्ते में आ सकती है। तो उसको नेविगेशन में साउंड को यूज किया जाता है नेविगेशन करने के लिए कि ये इसकी उसकी शिप के आगे लगाई जाती है। शिप होता है उसके आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे लगाई जाती है, आगे लगाई जाती है और पीछे भी लगाई जाती है, आगे लगाई जाता है। वो सेंस करके तुरंत बताता है, वो तुरंत बताता है आगे आगे आपके रॉक्स पड़ गया है या स्टोन पड़ गई है या पत्थर पड़ गया या कोई और बड़ी चीज है, जो आगे क्या करे पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है कि इस लोकेशन में आप जा रहे हैं। तो एक रेंजिंग होती है, उस रेंज के थ्रू बताएगा इतने रेंज पे क्या है, ये स्टोन आ गया, ये रॉक आ गया, रॉक्स आ गई है। तो उसको हम डायरेक्शन क्या करते हैं, फिर दोबारा हम क्या करते हैं, शिप की डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, फिर मोशन करती रहती है। फिर हम देखते हैं यदि कुछ आएगा लोकेशन, तो ये हमारी क्या करती है, जो भी रास्ते में अवरोध पैदा करती है, रॉक्स होती है, चट्टान समथिंग कुछ भी होती है, तो उसको बताने में, नेविगेशन करने में, बताने में कि इस लोकेशन पे ये चीजें हैं, तो ये बताने में काम करता है। तो ये शिप सबमरीन में सोनार का यूज बहुत किया जाता है और समुद्र की गहराई नापने में भी इसका यूज किया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबमरीन पानी जहाजें अंदर चलती रहती हैं, उसको हम ये उसके आगे लगी होती है। दूसरा क्या होता है, इको लोकेशन। इको लोकेशन मतलब कोई भी चीज का हमको डिस्टेंस, हम बोल रहे हैं वो आवाज कितने दूर पर क्या होती है, टकरा कर आ रही है, तो उसका लोकेशन पता करना है, बोल कर कि कितने दूर से आ रही है, वो लोकेशन पता करना है। तो उसका भी इको लोकेशन क्या होती है, हमारी यूज होती है उसमें, इको लोकेशन फाइंड करने के लिए कितने दूर साउंड टकरा के आ रही है, या किस कोई आगे जो कोई जगह है कि नहीं, वॉल्स है, रोक से चट्टान है कि नहीं, हम बोलेंगे वो कितने दूर टकराएगी। और टकराने जैसे कि मान लो आप यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसका ज्यादा है, यहाँ पर टकराई, ठीक है, देन इस पर आई, तो हमें डिस्टेंस पता करना होता है। तो डी और डी हम अभी बताए हैं आपको, वी इक्वल टू क्या होता है 2d भाई अपन टी से क्या करते हैं, इसको हम डिस्टेंस, यदि वेलोसिटी हमको पता है कितने के साउंड भेज रहे हैं, ये वेलोसिटी पता है, टाइम पता है कितने देर में आई, हमको वेलोसिटी पता है कितने देर से साउंड को भेज दिए वेलोसिटी साउंड, उसके बाद टाइम पता है कितने सेकंड में आई, तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं कितने पर चीज क्या होगी, कोई इको लोकेशन फाइंड आउट, यहाँ पे कोई ना कोई चीजें हैं क्योंकि वो लोकेशन पता करती है इको। अब दूसरा क्या होता है, मेडिकल फील्ड में इसका यूज है। मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा यूज है, जिसको हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड के रूप में, सोनोग्राफी के रूप में, सोनोग्राफी के रूप में हम मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज करते हैं, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता है जो किसी भी हमारा स्टोमक का क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं, अंदर जो भी हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स हैं उसको एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन को स्कैन कर कर हमको बताने का काम करता है। ये यूएसजी जो मेडिकल फील्ड में होता है, सोनोग्राफी के रूप में किसी भी पार्ट्स को, किसी भी ऑर्गन्स को, टिश्यू को क्या करता है, स्कैन करके हमको बताने का काम करता है। ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गन्स हैं, टिश्यू उसके एक एक पार्ट्स को, ये किस चीज है, ये यूएसजी होता है, ये सोनोग्राफी के रूप में होता है। स्टोमक के हमारा जो भी अंदर चीजें हैं उसको क्या करता है, सोनोग्राफी के रूप में लाइट्स भेजी जाती है और लाइट जाती है वहां टकराती है, टकरा कर एक एक चीज को क्या करती है, स्कैन कर लेती है और टकराने के बाद फिर वो हमको बताती है उसमें कि साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, मोशन भी है कि नहीं। इसलिए जो अंदर जब फीमेल का हम चेक करते हैं, स्टोमक चेक करते हैं, जब बेबी रहता है तो ये हर एक पार्ट्स को बता देता है कि उसकी हार्ट बीट भी कितनी है, कैसे होता है। ये सोनोग्राफी क्या करता है, लाइट्स जाती है और जाने के बाद जब आती है तो एक एक ऑर्गन भी बताता है कि सारे कौन कौन सा ऑर्गन है नहीं है, उसको हार्ट बीट भी बताता है कि उसके अंदर जो हार्ट चल रही है वो भी कितनी है। ये सोनोग्राफी से पॉसिबल है, अल्ट्रासाउंड से प्रशासन है। और किसी भी ऑर्गन्स को हमको यदि अल्ट्रासाउंड करना है, किसी भी ऑर्गन को करना है तो ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन का बता देता है। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में।
इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जब कोई भी हम केमिकल्स इलेक्ट्रिकली है या इलेक्ट्रिकली पार्ट्स को बोलो या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को बोलो, तो उसको फॉल्ट को डिटेक्शन करने में यदि फॉल्ट है तो हमने क्या करते हैं, लाइट को उसको सेंड करते हैं, हम लाइट को उस ऑब्जेक्ट को भेजते हैं, लाइट को ऑब्जेक्ट भेजते हैं। हमने देखा कि जब ये पार्ट सही है, हमने ये बोला कि जैसे ये पार्ट हमारा सब सही है, ये पार्ट चाहिए, जब हम लाइट भेज रहे थे, ये डिटेक्ट होने के बाद ये लाइट सेम इतने सेकंड में आ जा रही थी, मान लो कितने सेकंड में, जितने सेकंड में हमको पहले मान लो 5 सेकंड में आ जा रही थी लाइट डायरेक्ट भेजे तो, ठीक है, उस लोकेशन पे। लेकिन हमने जब यहाँ पर फॉल्ट आ गया, कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पे आ गई कि लाइट जैसे गई कुछ रिएक्ट होके ऐसे आ जा रही है, मतलब जितना सेकंड लेना था उतना सेकंड नहीं ले पा रही है, उससे कम में भी आ जा रही है, या यहाँ बता रही है लाइट जाने के कुछ पहले सेकंड में आ गई। तो किसी भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में हम किसी भी चीज को, चाहे बड़ी बड़ी मशीन वहां पे डिटेक्ट करने को, जिसको हम ऐसे इजिली चेक नहीं कर पाते हैं, तो इस लाइट्स को ही भेजकर, इस साउंड को ही भेजकर, ये लाइट्स मतलब साउंड के फॉर्म में भेजकर, साउंड को ही लाइट्स के फॉर्म में भेजकर, वेव्स के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में भेजकर हम किसी भी फॉल्ट को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे क्या है, फॉल्ट है। तो यहाँ हमारे इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा यूज है, सब मैरिन में बहुत बड़ा यूज है, किसी भी इको लोकेशन फाउंड करना है उसमें बहुत बड़ा यूज है, एंड मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। ये हमारा साउंड का टोटल यूज हुआ। एनसीईआरटी क्लास 9 के पैटर्न से क्या हो गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। बच्चा है न्यूमेरिकल्स, जो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे हम, साउंड को जो सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसको न्यूमेरिकल्स को करवा देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, ये आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, ये सेशन कैसा लगा। और इस वीडियो को ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न को पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में मैंने लिखा हूं, इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया हूं, तो बोथ के लिए अप्लाई है। आप इसको सेशन को ज्यादा शेयर करें और कैसा वीडियो लगा कमेंट में लिख के बताएं। यदि वीडियो को इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। थैंक यू।